अस्सलाम डियर स्टूडेंट। सो आपका जो चैप्टर 11 है अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर की बुक में, लेकिन एमडीकेट के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जिनको मैंने ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है, आज कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और कुछ एमसीक्यूज भी इसमें से पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से ये चैप्टर से सवाल आएंगे और पूरा चैप्टर जितने भी टॉपिक है उसको हम आज लेकर चलने वाले हैं। यहाँ पर आपको सामने शो हो रहे होंगे जितने भी हम आज टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जितनी भी आपकी बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ज्यादातर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ही इंक्लूडेड है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके फॉर्मूलाज, उसकी डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले आप लोगों को आज की वीडियो में मिलेंगे। कंप्लीटली पढ़ेंगे कि क्या रिश्ता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या रिश्ता है, एनर्जी कन्वर्जेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। सारा आज की वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपका ऑक्सीडेशंस, एमडीकेट हो, ईकेट हो, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे, शेयर कर दे। वीडियो को स्किप करेंगे आपका नुकसान होगा, आगे आप खुद सोच सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि भाई पीरियडिक मोशन आप लोगों के पास क्या होता है। बच्चों ये एक ऐसा मोशन होता है जो कि रिपीट करता है, इटसेल्फ अपने आप को रिपीट करता है बच्चों, ओवर एंड ओवर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मैं पहले की डेफिनेशन लिख लूं फिर आपको समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। देखें, इट इज अ मोशन, ये एक ऐसा मोशन होता है जो कि रिपीट होता है इटसेल्फ रिपीट होता है ओवर एंड ओवर रेगुलर इंटरवल आफ्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। उसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड अ पीरियडिक मोशंस। याद रखिएगा बच्चों, पीरियडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एमडीकेट के लिए, जिसमें मोशन आपका रिपीट हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे बार बार वो काम किया जाए। जैसे कि परिंदे क्या करते हैं, बर्ड्स जो हमारे परिंदे होते हैं वो फ्लैपिंग करते हैं, अपने जो विंग्स होते हैं, अपने जो पर होते हैं उनको बार बार फ्लैप करते हैं और उड़ते हैं हवा में। तो ये क्या है, वो तो रोज उड़ते हैं, वो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि रिपीटेशन का मतलब है हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज कॉलेज जाते हैं, हम रिपीटेशन करते हैं, फिर कॉलेज से आकर जैसे कॉलेज से आते हैं तो हम अपनी एकेडमी में जाते हैं। एकेडमी जो ये हमारी रिपीटेशन है। अगर अब मैं एग्जांपल देना चाहूं, जैसे कि अ गर्ल मूव कर रही है कॉलेज में एंड देन गर्ल आर मूव ऑन द एकेडमी। ये गर्ल क्या कर रही है, अपने मोशन को रिपीट कर रही है। परिंदे क्या कर रहे थे, अपने परों को बार बार फ्लैप कर रहे थे, बार बार उड़ रहे थे, बार बार फ्लैप कर रहे थे। ऐसे ही बच्चों आप देखिएगा, जो आपका अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर रिपीट करता है हर 365 डेज के अंदर। हर बच्चों 365 जो डे होते हैं उनमें अपना एक चक्कर रिपीट करता है, फिर एक साल आता है। जैसे कि 2024 खत्म हुआ, अर्थ ने अपना सन के गिर्द एक चक्कर को क्या किया, कंप्लीट किया। उसके बाद 2025 खत्म हुआ, अर्थ ने सन के गिर्द अपना एक चक्कर रिपीट किया। अब 2026 खत्म होगा, जब अर्थ सन के गिर्द अपना एक चक्कर और रिपीट करेगी। 2027 आएगा, जब 2027 कब खत्म होगा, जब अर्थ अपने चक्कर को, यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा मैं कौन सी एग्जांपल में थी कि अगर 2027 कब आएगा, जब जो हमारा अर्थ है वो सन के गिर्द अपना फिर एक 365 डेज के बाद अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा। उसके बाद बच्चों आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि स्पाइनिंग ऑफ अर्थ करता है अबाउट ऑन फिक्स एक्सिस आफ्टर 1 डे। वो भी आप लोगों के पास एग्जांपल हो सकती है। जितनी एग्जांपल आप ले उतना आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जैसे सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ये भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। और उसके बाद बच्चों एक हवर हैंड जो आपकी होती है वो भी मोशन करती है आफ्टर 12 आवर्स में वो भी क्या करती है, मोशन करती है। मुझे यहाँ पर आप एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं कि ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, गर्ल मूव कर रही है, कहाँ पर जा रही है, कॉलेज जा रही है। और गर्ल कॉलेज से जा रही है, मूव कर रही है, कहाँ जा रही है, लड़की एकेडमी जा रही है। तो एकेडमी यहाँ पर मैं लिखती हूँ, एकेडमी जा रही है तो वो अपना एक मोशन रिपीट करती है। एकेडमी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्यूशन भी लिख सकते हैं, ट्यूशन ज्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्यूशन। उसके बाद बच्चों हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अर्थ
मूव करता है अराउंड द सन के अराउंड द सन 365 डेज में अपने चक्कर को कंप्लीट करता है। उसके बाद हमने देखा कि विंग्स, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है विंग्स, देखें यहाँ पर लिखते हैं जो आपके बर्ड्स है, बर्ड्स फ्लैपिंग बच्चों फ्लैप करते हैं अपने किसको, विंग्स को। ये भी आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। सही, बाकी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वो आपको लिख दीजिएगा, क्योंकि हम इतना टाइम इसमें ही नहीं लगाते जाएंगे, आगे भी हमने बहुत कुछ पढ़ना है। आगे बच्चों आपने क्या पढ़ना है, ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेशन पढ़नी है आप लोगों ने। और आपने ओसिलेशन को दूसरा आप कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ओसिलेशन को दूसरा आप क्या बोलते हैं बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैं आपको क्या बता रही हूँ, तो जरा आपने गौर से इन चीजों को समझना है बच्चों। ओसिलेटरी मोशन को सेकंड आप ये चीज याद रखनी है, अक्सर स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ सकते कि भाई जो ओसिलेटरी मोशन या ओसिलेशन है उसको हम दूसरा वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। दो इसके नाम है ओसिलेशन के। बच्चों ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी जो है या कोई भी चीज है वो मूव करती है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, क्या करती है बच्चों, मूव करती है अबाउट ऑन द मीन पोजीशन, अपनी एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर। जैसे कि सिंपल पे पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं अबाउट एंड उसके ऊपर एक फिक्स्ड, एक मतलब कि उसकी सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच होता है और एक बॉब अटैच होता है। वहां पर एक बच्चों क्या अटैच होता है, बॉब अटैच करते हैं और हम इसे टू एंड फ्रो स्मॉल एंगल पर बच्चों इसे क्या करवाते हैं, हम इस तरीके से मूव करवाते हैं। बच्चों ये भी आपका जो सिंपल पेंडुलम है इज आल्सो कॉल्ड, उसे आप कहते हैं कि वो आपका क्या है, ओसिलेटरी मोशन है। ओसिलेटरी मोशन इज आल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओसिलेटरी मोशन की अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप होती है, सिंपल पेंडुलम हो गया, उसके बाद हुक्स लॉ हो गया, यानी कि इलास्टिक जो मोशन इन इलास्टिक डिस्टोरिंग फोर्स, ये सारी बच्चों आ जाती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को, आज की वीडियो में डिटेल करेंगे इसकी। तो बच्चों ओसिलेशन क्या होता है, इट इज अ मोशन, ये एक ऐसा मोशन होता है, मोशन जो बॉडी का या किसी बॉब का टू एंड फ्रो मूव करना, टू एंड फ्रो, या लिख सकते हैं यहाँ पर बैक एंड फोर्थ, बैक एंड अबाउट अ फिक्स एक्सिस, अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ द मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, मीन पोजीशन के अराउंड। ये चीज आपने बच्चों क्या करनी है, याद रखनी है। सही है, इसको बच्चों सिंपलीफाई आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ओसिलेटरी मोशन या दिस इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन, जो बैक एंड फोर्थ करे। अब देखिए बच्चों ओसिलेटरी मोशन इज आल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज आल्सो कॉल्ड, पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूडेड है सिंपल हार्मोनिक मोशन की पूरी डिटेल आप लोगों की वहां पर पीएमडीसी में लिखी हुई है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये मस्ट भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ने का कहा गया है पीएमडीसी ने। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक अच्छी एग्जाम्पल है, बेस्ट टाइप है, किसकी टाइप है, वाइब्रेटरी मोशन की। सही, सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज अ स्पेशल, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये एक स्पेशल टाइप है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। कौन स्पेशल टाइप है आपकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, कोई भी फजूल की चीज यहाँ पर नहीं लिखी हुई। देखें ये स्पेशल टाइप है, किसकी स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन की बहुत अच्छी एक एग्जांपल आती है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। देखिएगा एक्सेलरेशन जो आपकी होती है वो डायरेक्टली बच्चों याद रखिएगा प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। ये मैं आपको सारा बताती हूँ कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की क्यों ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्यों एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। क्यों मैम? क्यों? डायरेक्टली भी है तब क्यों डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव हुई है, हमें रीजन चाहिए। सो रीजन सुने बच्चे, यहाँ पर रीजन ही फिजिक्स देखें प्रूव ही किसके साथ होती है, रीजन के साथ होती है। तो चलिए विल बी डिस्कस ऑन द रीजन। अब चलते हैं इसके रीजंस की तरफ। रीजन को गौर से देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, कोई फजूल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे, अब मैं एक यहाँ पर कोई भी मास ले लेती हूँ, दिस इज अ मास। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक मास है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है। ये आपका क्या है? मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपकी क्या होगी? जीरो होगी। ये चीज याद रखनी है। और ये इस मास की क्या है बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी हद है, इसकी लिमिट है, ये क्रॉस नहीं करेगा। पढ़ाऊंगी सब कुछ। और ये इस साइड भी इस मास की क्या होगी बच्चे? एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी। क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन। हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। और आपकी ये क्या है? एक्सेलरेशन है। और जो आपकी बच्चों डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। इस वजह से डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होगी। हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स होगी इसके मीन पोजीशन के। और आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो राइट साइड कवर होगी। इस वजह से ये क्या है बच्चों? नेगेटिव का साइन यहाँ पर आ गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो कि आपने यहाँ पर आप लोगों ने देखना है। ये चीज आई होप बच्चे आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये क्लियर होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि किस चीज की यहाँ पर बात हो रही है। सही है? तो बच्चों सिंपल जो हार्मोनिक मोशन है उसमें आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए। कंडीशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन होंगी तो वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये वाली कंडीशन फर्स्ट बच्चों, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन, आपकी जो रीस्टोरिंग जो फोर्स है, मैं आपको बता दूं ये है क्या। रीस्टोरिंग जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए। डायरेक्टली का मतलब है एक बढ़े तो दूसरी भी साथ में बढ़े। डायरेक्टली बच्चों प्रोपोर्शन होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। किसके बच्चे? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए। ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली होती है, ये चीज याद रखिएगा, किसके बच्चों? आपकी इनर्शिया के और इलास्टिक जो लिमिट हो, इलास्टिक लिमिट ऑफ द सिस्टम, इलास्टिक लिमिट ऑफ द सिस्टम के समझाती हूँ। सारी पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं, फिर समझते हैं, सारे को डिटेल में समझते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों आपका जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिमाल आएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज अ सिमाल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। उसके बाद 4 जो पॉइंट है वो भी क्या है? एक तरह की मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? आपका हुक्स लॉ को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ये चौथी पॉइंट। 5 पॉइंट है, अगर आपने इसे समझ लिया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझ आ जाएगा। फिर आगे हम फॉर्मूला को राइट करेंगे और इसकी बहुत सारी आगे डिटेल करेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, डिटेल भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी टॉपिक आपका क्या होता है? क्लियर होता है। तो चले सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखें क्या बोला बच्चे मैंने, यहाँ पर गौर से देखिएगा क्या बोला मैंने अभी। ये चले अब देखें, यहाँ पर हम और डिटेल करेंगे, और थोड़ी डिटेल करेंगे। ये बोर्ड थोड़ा मिट जाए फिर करते हैं डिटेल। तो देखिएगा 5वीं जो पॉइंट है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना पड़ेगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के, जो के डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैंने क्या बोला है देखें, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये कंडीशंस होंगी तो वो सिंपल
हार्मोनिक मोशन होगा। इसमें से अगर वो एक कंडीशन को भी फॉलो नहीं करेगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होने वाला। बच्चों देखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो एक्ट ऑन द वाइब्रेटरी बॉडी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्ट ऑन द वाइब्रेटरी बॉडी। वाइब्रेटरी अगर वो बॉडी होगी तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करेगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा। सही है बच्चे। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ था, अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन पर पड़ा हुआ था, उसे बिना वजह लेकर गया मीन पोजीशन के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट रीस्टोरिंग फोर्स बच्चों ऐसी फोर्स होती है, वो दोबारा कहती है कि मैं जिस कंडीशन में थी उस कंडीशन में वापस आऊं, अपनी कंडीशन को बहुत मेंटेन रखती है। तो इस वजह से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर फोर्स लगाई और हम उसे ले आए यहाँ पर किसके ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर ले आए। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है। तो वो दोबारा बच्चों मीन पोजीशन से दोबारा वो किसकी तरफ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। अपनी जो शक्ल है उसको वही रखने की बहुत कोशिश करेगी, दोबारा बैक एंड होके अपनी कंडीशन को मेंटेन कर रहे, उसे आप सिंपलीफाई कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, देखिए रीस्टोरिंग फोर्स को हमेशा याद रखेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। पहली ये चीज है, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली होनी चाहिए इनर्शिया के। इनर्शिया बच्चों, इनर्शिया को डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, इनर्शिया इज डायरेक्ट मेजर ऑन मास। इनर्शिया डायरेक्ट को मेजर करते हैं मास के साथ। ये चीज याद रखिएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली, यानी कि अगर इनर्शिया बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी। ये चीज याद रखनी है। और इलास्टिक लिमिट ऑफ द, जो भी उस सिस्टम के अंदर है, ये चीज याद रखिए। इनर्शिया मास ज्यादा होगा, इनर्शिया भी ज्यादा, इनर्शिया, क्योंकि ये इनर्शिया एक तरह का मास ही होता है। जिसका मास ज्यादा है तो बॉडी का, मैंने आपको डायनामिक में पढ़ाया है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉलो करनी चाहिए हुक्स लॉ को। F = kx, यानी कि हुक्स लॉ को क्या करना चाहिए बच्चों, फॉलो करना चाहिए। अगर वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करेगा बच्चों हमेशा जो वाइब्रेटरी बॉडी होंगी, रुकी हुई बॉडी के ऊपर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी भी बच्चे एक्ट नहीं करेगा। समझ आया आप लोगों को? तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर देखिएगा, गौर से पॉइंट्स को दिखते जाएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि ये अगर कंडीशन होगी तभी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वरना नहीं होगा फॉलो। ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो गौर करते जाए यहाँ पर। अब जो देखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। किसमें बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सही है। तो बच्चों याद रखिएगा, इट इज अ डिस्टेंस, ये एक तरह का इट इज अ डिस्टेंस होगा जब बॉडी आपकी क्या करे बच्चों, एक्सिक्यूटेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट के ऊपर। तो वो बच्चों आपका क्या है, वो एक तरह का डिस्टेंस होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि वो फासला जिसमें आपकी बॉडी एक्सिक्यूट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन को अपने एक इंस्टेंट पॉइंट के ऊपर। मैं समझाती हूँ क्या मैं बोल रही हूँ, ये चीज है बच्चों। देखें, आप अगर डेरिवेशन करते हैं तो उसमें से आपका ये फॉर्मूला होता है x0 cos थीटा और ओमेगा t, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपकी क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये चीज याद रखिएगा, हमने बिल्कुल सही यार क्या किया स्टूडेंट, ये आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों देखें, एक ये फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला होता है x0 sin थीटा ओमेगा t। बच्चे बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि ये दोनों किसके फॉर्मूला होते हैं, आपके डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला होते हैं। किसके? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूलाज होते हैं दोनों। बच्चों इनकी कंडीशंस में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सी कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होगा, कौन सी कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन कौन से फॉर्मूलाज को हम यूज करें। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, ये बॉडी है, उस बॉडी की ये क्या है बच्चे, मीन पोजीशन है, और ये उस बॉडी की बच्चों क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी बच्चों उस बॉडी की क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है। सही है। मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपकी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ये चीज बच्चों हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, किसी को ऐसे नहीं समझना। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन
आपके पास दो होती हैं, एक में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और एक में नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब बच्चों देखें, गौर कीजिएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा। अब देखें, अगर आपकी देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आपकी एक्सेलरेशन होगी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन की अवे होगी, तब आप बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज याद रखिए, x इज इक्वल टू एक्स नोट, मैं यहाँ पर कहाँ पे लिखूं, x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन थीटा और ओमेगा टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अगर आपकी, क्योंकि मीन पोजीशन 2 है तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा साइन थीटा ओमेगा टी। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट बच्चों जो है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला आ गया, पता चल गया। अगर एमसीक्यूज में कहा जाए मीन पोजीशन है तब ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सही है। उसके बाद अगर हम दोबारा से एक क्या बना लेते हैं, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये चीज याद रखिएगा। और ये बच्चों आपकी क्या है, एक मीन पोजीशन है, और ये भी बच्चों क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है, सही है। अब ये देखें, अगर आपकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी तब बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, एक्स नोट कॉस थीटा ओमेगा टी। एक आप इस्तेमाल करेंगे एक्स नोट साइन थीटा, क्या इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा टी। क्लियर है। तो अगर आपकी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी एक्सेलरेशन तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी तब आप ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर बच्चों नेगेटिव साइन लग जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि ये अवे हो रहा है ना, और ये बच्चों क्या हो रहा है, टुवर्ड्स हो रहा है, इस वजह से। अब बच्चों याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन के अवे होती है। और याद रखिएगा मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, जीरो होती है, मतलब कि किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होती है, मैम क्या होगी, जल्दी बता दें, आप जल्दी नहीं बता। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कैसे, अब बच्चों हमेशा याद रखिएगा, एक्स इज एट एनी इंस्टेंट, किसी भी खास लम्हे पर आपकी डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से शो करेंगे, और मैक्सिमम को आप इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसे आप हमेशा याद रखिएगा एक्स नोट से शो करते हैं। और बच्चों ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट के बराबर होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड भी होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, समझ आया आपको। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। ये वेलोसिटी के बारे में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। चले डिस्प्लेसमेंट को मिटाकर अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, सेकंड आपके पास आ जाती है वेलोसिटी। क्या आ जाती है, वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी याद रखिएगा, वेलोसिटी इन अ पार्टिकल, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, सिंपल बॉडी जब एक्सिक्यूटेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब बच्चों आपकी जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला आता है डेरिवेशन से, जो मैं आपको अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेशन में डेरिवेशन प्रूफ करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला वहां पर निकलेगा v इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे ऐसे याद कर लें एक्स नोट स्क्वायर और क्या होगा एक्स का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। अब v मैक्स यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है वहां पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम होती है बच्चों किसके ऊपर, मेन पोजीशन के ऊपर, जबकि आपकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है बच्चों, जीरो के बराबर होती है। ये चीज आपने याद रखनी, ये डिफरेंस के पॉइंट है, ये पता होने चाहिए। ये पता है तो आप एमडीके को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये इतना क्लियर है। तो चले अब
बच्चों यहाँ पर देखिएगा वी मैक्स हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा, ये चीज याद रखने वाली चीज है कि ये देखें ये एक्स है, ये क्या है एक्स नॉट क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। बाकी जो वी मैक्स का हमारे पास फॉर्मूला बचेगा वो बनेगा हमारे पास ओमेगा, और यहाँ बचेगा एक्स नोट। क्या बचेगा बच्चों एक्स नोट बचेगा। तो याद रखिएगा एक्स नोट का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या स्क्वायर ना भी दे तो सही है, बचेगा यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स नोट ओमेगा। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो ये भी वी मैक्स का क्या हो सकता है फॉर्मूला हो सकता है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, मिनिमम वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। किसके ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जबकि आपकी वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है मैक्सिमम होती है। ये चीज याद रखिएगा, वेलोसिटी इज 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद बच्चों डायरेक्शन कहाँ होती है वेलोसिटी की, डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की याद रखिएगा वो टूवर्ड्स भी होती है, याद रखिएगा टूवर्ड्स भी होती है, और बच्चों अवे भी होती है, अवे भी होती है किसके मीन पोजीशन के अवे भी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेलरेशन, जो कि है एक्सेलरेशन। अब बच्चों एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, ये भी वही होती है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंस्टेंट ड्यू टू फिक्स पोजीशन, उसे आप एक्सेलरेशन कहते हैं। बच्चों देखिएगा कि एक्सेलरेशन जो होती है इस तरीके से वो आपकी नेगेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर देखिएगा एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। इसकी डेरिवेशन हम करेंगे अभी अभी, ये मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। और एक्सेलरेशन आपकी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन आपकी कहाँ पर मिनिमम होगी, ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा मिनिमम जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो होती है आप लोगों की मीन पोजीशन पर, क्योंकि आपने याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर भी वही होगा, जहां पर वो मिनिमम होगी वहां पर वो, तो मीन पोजीशन पर आपकी मिनिमम होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 है तो वहां पर आपकी एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगी। उसके बाद ये है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होगी, मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पर होगी ना, ये पढ़ने वाली बात है कि बताएं मैम मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होगी, वो होगी बच्चों आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जबकि आपकी जो वहां पर वेलोसिटी है वो 0 के बराबर होगी और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी वहां पर मैक्सिमम होगी। ये चीज बात भी आपने याद रखनी है, ये चीज क्या करनी है आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट थिंकिंग सेट जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास बस यही था। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये चीज आई होप आपने नोट कर ली हो, तो देख लें, नोट कर लें। चलें अब इसको क्या करना है, रिमूव करते जा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स को। तो चले अब देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिलेशन, इसके साथ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। देखिए सर्किल का रिलेशन कहाँ आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, बुक वालों ने क्या दिया है बच्चों, आता है रिलेशन हर चीज का किसी ना किसी चीज के साथ रिश्ता जुड़ा होता है, तो इसका भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर। अब बच्चों ये आप लोगों के पास क्या है, एक सर्किल है, समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ पी पॉइंट का, पी पॉइंट का नाम दे रही हूँ। अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या लगाती हूँ, एक टॉर्च लगाती हूँ, ये टॉर्च लगाती हूँ। जैसे कि इस मार्कर के ऊपर मैं टॉर्च लगाऊंगी तो इसका शेडो क्या होगा, नीचे मुझे शो होगा। अगर अंधेरा करूं तो इसका शेडो मुझे नीचे शो होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी आपने याद रखना है कि ये देखें, ये एग्जांपल दे रही हूँ तो इसको डिटरमाइन करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब देखिए ये टॉर्च का पी के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर, पी जो पॉइंट है आपका क्या है, पी पॉइंट, पी पॉइंट, पी तो पी जो पॉइंट है इसके ऊपर मैंने टॉर्च लगाई तो इसका शेडो क्या होगा, ये इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर क्या होगा, शो होगा। और उस शेडो को हम किसका नाम दे रहे हैं, क्यू का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं, क्यू का।
अब यहाँ पर फिर से मैं कोई पॉइंट यहाँ पर सपोज कर रही हूँ, तो इस पॉइंट का भी नाम मैं पी रख रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं टॉर्च लगा रही हूँ, तो इसका शेडो भी मुझे इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर शो होगा। और ये पी पॉइंट है, इसका मैं यहाँ पर टॉर्च लगाती हूँ तो इसका भी शेडो मुझे इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, शो होगा। सही है। अब इस पॉइंट यहाँ पर मैं रखती हूँ, पॉइंट मेरा पी है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाई, टॉर्च लगाई, देखे टॉर्च, तो इसकी मुझे शेडो कहाँ पर शो होगा, इसकी इस सरफेस के ऊपर इसका मुझे शेडो शो होगा। अगर मैं पॉइंट यहाँ पर सपोज करती हूँ तो इसका शेडो मुझे यहाँ पर शो होगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ये एक सर्कुलर मोशन है, एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है मैंने क्या किया, टॉर्च लगाई और नीचे इसकी प्रोजेक्शन शेडोज क्या हुए, शो हुए। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पर, ये मेरी उंगली को देखिएगा, अब ये देखें, ये इस तरीके से बच्चों देखिएगा, ये आपका क्या है, सर्कुलर मोशन है, ये आपका क्या है, इस तरीके से सर्कुलर मोशन है। और यहाँ पर जो आपकी शेडोज है वो क्या करेंगे, टू एंड फ्रो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो रिलेशन आ गया ना, ये यूनिफॉर्म किसी भी सर्कुलर मोशन का रिलेशन होता है किसके साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। इट इज अ रिलेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हमारे पास रिलेशन होता है कि जो पार्टिकल जो आपका यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर जो आपका पार्टिकल यहाँ पर क्या है, पी है, पार्टिकल पी है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने सपोज किया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यहाँ पर इसका जो रेडियस है उसको हम शो कर रहे हैं किसके साथ, आर के साथ। दिस इज द शोविंग ऑफ द आर। और जो शेडो है, शेडो is Q is executed in the vibratory motion, सही है। देखें मैंने आपको पॉइंट्स में जो बताया, अभी बताया वो पॉइंट्स में लिखा है। ये देखें जो आपका पार्टिकल P है वो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने एक सपोज किया है, उसका रेडियस बनेगा, क्योंकि दो चीजों के बिटवीन, कोई दो पॉइंट के बिटवीन, वहां पर आपका एक आप लोगों के पास रेडियस भी, डिस्टेंस, फासला भी होता है। तो वहां पर जो शेडो क्यू है वो एक्सिक्यूट हो रहा है, ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो एक्ट ऑन द वाइब्रेटरी, ये जो बॉडीज होती है उनके ऊपर आल्सो एक्ट करता है। ये चीज क्लियर है। चलें अब हम निकाल लेते हैं बच्चों, हमने निकाल, क्यों मैंने ये डेरिवेशन करवा दी, क्योंकि आपको मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया उसको मैंने प्रूव भी तो करवाना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, दिस इज एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं कि सच में यही फॉर्मूला है या मैंने गलत बताया आपको, तो प्रूफ करते हैं ना यहाँ पर। चलें अब देखिएगा ये क्या है, आप लोगों के पास एक सर्किल है, और ये जो सर्किल में एक मैंने ए पॉइंट ड्रॉ किया, बॉडी जा रही है किसके ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर बॉडी जा रही है, सही। अब बिटवीन यहाँ पर देखिएगा ये आपकी पी पॉइंट है, पी पॉइंट की प्रोजेक्शन क्या बनेगी, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, ये क्या बनी, क्यू पॉइंट के ऊपर इसकी क्या बन गई, प्रोजेक्शन बन गई, दिस इज अ प्रोजेक्शन। और ये बच्चों इसका क्या आया, डिस्टेंस आ गया, इसका फासला आ गया। और यहाँ पर बच्चों एक एंगल बनेगा जिसको हम नाम दे दें क्यू का, और यहाँ पर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, याद रखिएगा। अब मैंने आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास मैट्रिक के अंदर, इतने तो कॉन्सेप्ट आते होंगे। cos थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, उसके बाद आप लोगों को पता है साइन थीटा वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, टेंजेंट थीटा, ये टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये चीजें तो आई होप आपको क्लियर हो। अगर मैट्रिक अच्छी पढ़ी है तो ये चीजें, मैथ्स पढ़ी है तो फिजिक्स फिर आसान होती है, जिसकी मैथ अच्छी है उसकी फिजिक्स भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा अब cos थीटा आप लोगों का देखें, यहाँ पर देखिए दिस इज द बेस, लेकिन अब अगर हर्ट की तरफ जाए, हम बायोलॉजी नहीं पढ़े तब भी आपको बता देती हूँ, वुमेन हर्ट में हमारी जो ये वाली चीज होती है ना, इसको आप यहाँ पर बेस कहते हैं फिजिक्स के अंदर, उसे हम कहते हैं एपेक्स। हमारा हर्ट ऐसे मौजूद होता है, और नीचे वाला जो बच्चों आप लोगों का जो हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, उसे आप कहते हैं बेस, क्योंकि आपका जो आपका कॉनिकल शेप होता है, एक तरह की कॉनिकल शेप होती है, तो उल्टे तरीके से आपका हर्ट क्या होता है, प्लेस होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा बेसिक फिजिक्स वाला कौन से, नीचे वाला बेस होगा, और ये जो बच्चों हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस आप लोगों की बच्चों क्या है, एक्स है, ये देखिएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है, हमने क्या वैल्यू निकालेंगे, एक्स। एक्स आप लोगों की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास आर cos थीटा, डेरिवेशन करें हम लोग, तो याद रखिएगा
एक्स किसके बराबर है हमारे पास, आर कॉस थीटा के बराबर है। आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फिजिक्स अच्छी है तो सर्कुलर मोशन अच्छा है तो सारे डेरिवेशन अब हम इससे ही करेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर हमने एक्स फाइंड करना है तो थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे मैम, ये देखिए ओमेगा टी के बराबर आ गया बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। देखिए ना मैंने प्रूव करवा दिया मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ओमेगा टी। बताया भी था कि कॉस थीटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, कॉस थीटा इस वजह से इस्तेमाल करते हैं जब आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो अब ये वाला फॉर्मूला एक ये होता है आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओमेगा टी, वो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। तो फॉर्मूला देख लिया। अब याद रखिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आपकी होती है 0 डिग्री एंगल के ऊपर, ये मैंने आपको बता दी पहले वाली कंडीशन प्रीवियसली अभी बताई थी। और 90 डिग्री पर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मिनिमम होती है। ये बस सब पॉइंट्स मैंने आपको बताने थे, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको ये प्रूव करवाया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है एक्स नोट के, मैंने बताया था। यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड के बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के फासले को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बच्चों आपकी डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है किसके बराबर होती है, आपकी रेडियस के भी बराबर होती है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी है। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मूला। तो चलें यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिएगा तो बच्चों अब देखें यहाँ पर हम पढ़े हैं, देखिएगा आप लोग कि अब हम पढ़ने वाले हैं किसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज द वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ मैम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसे वेलोसिटी कहते हैं, इसे भी कह सकते हैं रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे भी वेलोसिटी कह सकते हैं। वेलोसिटी के बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से मैम सर्किल बनाते हैं, चलें बना लिया सर्किल। अब इसका क्या हो गया, एक ए पॉइंट हो गया, सही भाई ए पॉइंट हो गया, ये किसकी तरफ गई, बॉडी बी की तरफ जाए। यहाँ पर एंगल बन गया मैम थीटा बन गया, यहाँ पर बी पॉइंट थी, बी पॉइंट लिख दिया, इसकी प्रोजेक्शन क्या बन गई, क्यू बन गई। हाँ लिख गई, बन गई, हाँ बन गई। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस जो कि हाइपोटेन्यूज की तरफ है, ये आपकी बच्चों क्या हो गई, ये बेस हो गई सही वी क्यू से। अब बच्चों देखिएगा मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ द वेक्टर टॉपिक पढ़ाया है, वेक्टर को किस तरीके से तोड़ा जाता है, ये टॉपिक में अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी के कंपोनेंट, एक होता है वी एक्स, वीपी एक्स कॉस थीटा, वीपीएस एक्स का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कॉस होता है, और वाई का मतलब होता है साइन। फिजिक्स अच्छी है तो ये चीजें आपको पता होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एक कंपोनेंट हो बच्चों होगा आपका वीपी वाई, सही, ये कंपोनेंट है। अब बच्चों याद रखिएगा जो आपकी वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है, वेलोसिटी जो होती है वो आपकी इक्वल होती है वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के। ये चीज आपने याद रखनी है, वेलोसिटी आपकी इक्वल होती है वाई कंपोनेंट के, ये चीज आपने याद रखनी है, वाई कंपोनेंट के। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी बराबर है वीपी एक्स वाले वीपी वाई वाले कंपोनेंट की, क्योंकि वाई कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा वी क्यू हो गया, यहाँ पर बिल्कुल हो गया वी क्यू। यहाँ पर देखिएगा बच्चों वीपी को आप यहाँ पर लिखेंगे आर ओमेगा के टर्म्स में, क्योंकि हमने डेरिवेशन करनी है तो फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका वाई का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपने रेडिकल में याद रखना है, तेजी तो हमें पता चलेगा मैम ने सही फॉर्मूला बताया था गलत बताया था। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वीपी की जगह हम लिखेंगे आर ओमेगा, और वाई की जगह पर हम ये वाला पूरा रेडिकल जो लिखा हुआ है वो पुट करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें वी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आर ओमेगा हो गया। अब देखिएगा अब 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर होता है, मैंने अभी बताया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर हमारी बेस क्या था, स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाए ना, क्योंकि टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो तो पूरी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पर आप लोगों का हो गया एक हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, और एक होता है हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। तो हो गया, ये देखिए हो गया मैम, हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा, हमारे पढ़ा v स्क्वायर अपॉन 2v का स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑफ वेलोसिटी, इसके बराबर पढ़ा था। तो रेडियस से मर गया बेचारा, बचा बाकी v इज इक्वल टू ओमेगा,
एक्स नॉट का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टर्म से, इस टॉपिक के जो आपकी बुक के अंदर इंक्लूड था, मुझे पढ़ाना पड़ा, इस टॉपिक के इंक्लूडेड ही फॉर्मूलाज निकलते हैं। अब आखिरी फॉर्मूला को भी ड्राइव कर लेते हैं, जो कि है एक्सेलरेशन का, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे आप एक्सेलरेशन कहते हैं ना। ये वाली सारी चीजें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, देखिएगा यहाँ पर। तो ये आपकी क्या है, एक्सेलरेशन हो जाएगी, बस मुझे यही चेंज करना है। और यहाँ पर बच्चों हो जाएगी ए पी वाई, यहाँ पर हो जाएगी कंपोनेंट में टूटेगी, हो जाएगी वीपी एक्स। सही है ना, बिल्कुल सेम सर्किल है, समझाने की मुझे जरूरत नहीं रही अभी तो। और बच्चों याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल बराबर, किसके बराबर हो जाती है, वीपी वाई कंपोनेंट के, वीपी एक्स कंपोनेंट के। सही है ना, देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ए क्यू आपका बराबर हो जाएगा मैम, किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के, किस कंपोनेंट के, एक्स कंपोनेंट के। तो याद रखिएगा किसके कंपोनेंट के बराबर होगा, वीपी एक्स कंपोनेंट के। तो यहाँ पर बच्चों आपका हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू एपी, एपी बराबर होता है आर ओमेगा के, अभी बताया था मैंने आपको, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आपका आर ओमेगा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक्स हो गया। दिस इज द एक्स। एक्स आप लोगों के पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ पर हम वैसे ही क्या लगा लेते हैं, थीटा को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ही बच्चों आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल आता है, माइनस एक्स अपॉन ओमेगा का स्क्वायर आपका क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर निकल आता है। तो ये बच्चों आपका है फॉर्मूला। तो अब हम देखने वाले हैं, आई थिंक आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्लियर हो गया हो। अब एक्सेलरेशन जो होती है, मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन इज अ मैक्सिमम, कहाँ पर मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर, जहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। मिनिमम कहाँ पर होती है, डिस्प्लेसमेंट जो आपकी होती है, जो आपकी एक्सेलरेशन होती है, वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, जहां पर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है। जहां पर बच्चों मीन पोजीशन के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है, तो आपकी एक्सेलरेशन भी मिनिमम होती है। समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन का क्या रिश्ता होता है, यहाँ पर देखिएगा। तो स्टूडेंट अब देखने वाले हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, अब हमारे पास किस तरीके से एनर्जी की कंजर्वेशन होती है, किस तरीके से एनर्जी की कंजर्वेशन होती है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, किस तरीके से एनर्जी की कंजर्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लगेगा आपका लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी चेंज वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर वही लॉ आपका एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा, एनर्जी का किसके साथ, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। बच्चों आपके पास एनर्जी होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट वन। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, जब बॉडी ड्यू टू इज मोशन, बॉडी के मोशन की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैसे तो फॉर्मूला होता है हाफ mv² फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम सेकंड फॉर्मूले से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ के, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा v नोट का स्क्वायर और v स्क्वायर, इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, काइनेटिक एनर्जी का। याद रखिएगा, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम ऑन द मीन पोजीशन, जहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी आर मिनिमम, कहां पर मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये रिलेशंस का आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर पुट करना चाहें, v हमारी क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करना चाहूँ, तो इजिली हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 0 की टर्म को भी पुट कर सकते हैं। तो बच्चों ये x नोट स्क्वायर होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा,
ये हो गया आपका वी नोट का स्क्वायर और ये हो गया आपका वी का स्क्वायर। क्रिएट है, सही है। तो यहाँ पर बच्चों आपने ये वाली पॉइंट्स क्या करनी है, याद रखनी है। अब हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के। किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स का बच्चों स्क्वायर के बराबर होती है। ये होता है बच्चों एक्स नोट स्क्वायर और ये होता है आपका एक्स। डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, वेलोसिटी की बात यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिएगा बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज मैक्सिमम, ये कहाँ पर मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। किसके ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जबकि आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर किसके बराबर होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैक्सिमम होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वो होगी मीन पोजीशन पर, जहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द जीरो, जीरो के बराबर होगी। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब यहाँ पर हम अगर जीरो भी पुट करना चाहें तो बाकी आपकी काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिस, मैक्सिस होगी हाफ के एक्स नोट के स्क्वायर के, हाफ के एक्स नोट के स्क्वायर के ना। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बच्चों क्या होती है, सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो T इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो हाफ के एक्स का एक्स नोट स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ के एक्स का बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो ये सेम टर्म से तो इन्हें हम लोगों ने काट दिया। बाकी टोटल एनर्जी बचेगी आपकी के एक्स नोट का स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द टोटल एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हो गया आपका टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ को, क्योंकि ये है छोटा सा चैप्टर, जल्दी खत्म हो जाएगा। हुक्स लॉ को पढ़ रहे हैं अभी हम, चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर देखिएगा हुक्स लॉ क्या है आप लोगों के पास, इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इसके मीन पोजीशन के। तो देखिएगा यहाँ पर बच्चों है एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर आपका क्या है, सिंप्लीफाई हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ बच्चों, हुक्स लॉ क्या होता है, किसी भी सरफेस, ये क्या है, एक सरफेस है, किसी भी सरफेस में हम स्प्रिंग के साथ, कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मास को क्या कर दिया, मैंने अटैच कर दिया। ये फर्स्ट पोजीशन है। फिर मैंने एक सरफेस के साथ क्या किया, स्प्रिंग को यहाँ पर मैंने खींचा यहाँ पर खींचा और मैं ले आई इस स्प्रिंग को एक्सट्रीम पोजीशन में, एक्सट्रीम पोजीशन में ले आई। पहले जो आपका स्प्रिंग है वो कहाँ पर होगा, आपकी मीन पोजीशन के ऊपर इस तरीके से पड़ा होगा आपका स्प्रिंग। फिर मैं उसे कहाँ ले आई, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। स्प्रिंग कहाँ पर पड़ा हुआ था, मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ था। फिर स्प्रिंग को मैंने छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया। मैं आपको समझाती हूँ अभी कॉन्सेप्ट, ये मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी सरफेस के साथ मैंने एक स्प्रिंग को अटैच किया और ये किसके ऊपर पड़ा हुआ था, मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा, जोर लगाया, फोर्स लगाई। तो मैंने इस स्प्रिंग को यहाँ से क्या खींचा, खींच 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 करके यहाँ पर स्प्रिंग क्या है, मैंने खींच 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 इसे ले आया स्प्रिंग पोजीशन के ऊपर। इसमें क्या हो गया, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, स्पेंड हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, खींच सा गया। क्या गया, स्प्रिंग मास के साथ खींच सा गया। और मैंने उस पर इसके ऊपर क्या लगाई बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगाई। क्या लगाई, एक्सटर्नल फोर्स। मैंने यहाँ से स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है और पीछे से मुझे रीस्टोरिंग फोर्स कह रही है दोबारा से ये अपनी शक्ल में आ जाए, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स चाहती है कि स्प्रिंग जैसी कंडीशन में था वो उस कंडीशन मीन पोजीशन अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाए। तो पीछे से मुझे खींच रही है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स चाहती है कि ऑब्जेक्ट दोबारा कहां पर आ जाए, मीन पोजीशन के ऊपर आ जाए। क्यों, मेरा ऑब्जेक्ट क्यों गया है मीन पोजीशन में, जल्दी आ जाए। तो वो पीछे से बच्चों मुझे खींच रही है, वो खींच रही है, वापस आ जा रहे, तू कहाँ चला गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैं बोल रही हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो मैं इस स्प्रिंग को यहाँ पर पकड़ के बैठूंगी। भाई मैं हुक्स लॉ ने बोला था, हुक्स बाबा ने बोला था भाई मैंने इसको खींच लिया है। और मैंने भी बोला भाई मैं समझा रही हूँ तुम्हें, तो यहाँ पर मैंने भी इस स्प्रिंग को खींच लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो मुझे से रीस्टोरिंग फोर्स बोले नहीं तुझे आना पड़ेगा मीन पोजीशन के ऊपर। तो बच्चों इस तरीके से ही मैंने इस स्प्रिंग बेचारे की बात मान ली। ये रीस्टोरिंग फोर्स मेहरबानी कर दो, प्लीज 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 यहाँ पर आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज
तो यहाँ पर क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन में मैं इस स्प्रिंग को अपने हिसाब से, चले मैं थक गई ये बेचारी फोर्स में, इसे छोड़ देती हूँ, मैंने अपनी एक्सटर्नल फोर्स छोड़ दी और स्प्रिंग दोबारा से क्या आ गया अपनी, हाँ कहाँ पर आ गया, दोबारा से अपनी सेकंड साइड चला गया, फिर से इतना स्ट्रेच हो गया कि दोबारा से बच्चों वो आपकी कहाँ पर चला जाएगा, आपकी मेन पोजीशन ऊपर। तो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो आपकी इलास्टिक, क्योंकि स्प्रिंग और मास में क्या होती है, इलास्टिक फोर्स होती है ना। मैंने आपको ना आपका सर्कुलर जब मोशन, आपका वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर चढ़ा था, तो मैंने वहां पर एक फॉर्मूला दिखाया था आप लोगों को, हाफ के एक्स, सॉरी स्प्रिंग का फॉर्मूला दिखाया था, ए कहाँ गया, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लिखवाया था। आज हम उसे ड्राइव भी करेंगे। तो इलास्टिक जो रीस्टोरिंग फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट या पॉइंट्स की, जिसकी भी कह लें, दिस इज ऑन योर विश। तो देखें एक्सटर्नल जो फोर्स है इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर ES लिख देते हैं क्योंकि ये इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द, मैंने वैसे ही लिख दिया, देखें ऐसे होगा ये फॉर्मूला, एफ एस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो यहाँ पर ये हटेगा तो एक बच्चों कांस्टेंट आ जाएगा जिसे आप के इज आ, के को कहते हैं इज आ स्प्रिंग कांस्टेंट, के इट इज आ स्प्रिंग कांस्टेंट, के आप लोगों के पास क्या होता है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। सही है, ये चीज आपने आई हो मुझे याद रखनी हो। और ये एक्स क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। सही है, समझ आया आपको। तो बच्चों यहाँ पर मुझे यूनिट निकालना है, के का जो के है उसका यूनिट निकालना है, तो यह एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसका क्या ड्राइव करना है, यूनिट को ड्राइव करना है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। समझ आया। तो बच्चों मुझे चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है क्या सच में आपका हुक्स लॉ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, ये प्रूफ करना होता है। तो एक्सेलरेशन का जो फर्स्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में माइनस एक्स अपॉन क्या था, ओमेगा स्क्वायर बताया था। अब मैंने हुक्स लॉ का फॉर्मूला निकालना है, जो कि माइनस के एक्स अपॉन एम होता है, यही फॉर्मूला होता है ना इसका। तो बच्चों मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ड्राइव करूंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी यहाँ पर थिंकिंग्स हो रही है। तो प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, मैंने बताया था न्यूटन लॉ कभी भी आ सकता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बाबा, देखिए न्यूटन का लॉ हर जगह यूनिवर्सल है, लेकिन बाकी जो आपके ओहम्स लॉ है, बाकी जितने भी लॉ हैं, आपके कूलम्स लॉ हो गया, मैंने आपको पढ़ाया है, वो इट इज नॉट यूनिवर्सल, वो पूरी दुनिया में नहीं लगते, बस अपनी कंडीशंस के ऊपर लगते हैं। तो ये एमसीक्यूज आता है, एमडीकेट के अंदर आया था 222 में कि कौन सा लॉ है जो कि यूनिवर्सल है, तो वो न्यूटन लॉ है जो कि यूनिवर्सल है। ओहम्स लॉ भी था, काफी ऑप्शंस थे, आप देख सकते हैं वहां पर। तो मैंने एमसीक्यूज जब मैं देख रही थी तो वहां पर मैंने देखा था, तो ये बार बार मैं इस वजह से रिपीट कर रही हूँ कि आपको भी कानों में से ये बात निकल जाए कि भाई न्यूटन लॉ आप लोगों के पास क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फोर्स बराबर होती है एम के, सही। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को रिलेट करें के एक्स, तो बच्चों याद रखिएगा ये क्या हो गया, एक्स, दिस इज द एक्स। अब मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, किसका फॉर्मूला निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया और यहाँ पर माइनस के एक्स अपॉन क्या आ गया, माइनस के एक्स अपॉन क्या आ गया, एम हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे तो प्रूफ करना है, क्या मैम प्रूफ करना है कि सच में जो आपका हुक्स लॉ है, सच में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। दिस इज प्रूविंग ऑन दिस कंडीशन। तो यहाँ पर हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा के और एम ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। के और एम इट इज अ कांस्टेंट, क्या है ये कांस्टेंट है। और एक्स क्या है, व्हाट अबाउट द मैम एक्स, एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट, दे कैन नॉट बी चेंज एट एनी कंडीशन, दिस इज चेंजिंग ऑन दैट द कंडीशन। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये कंडीशन के साथ चेंज होती रहती है। तो याद रखिएगा सिंपल पेंडुलम में हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका बॉब लगा होता है, वहां पर आपसे एमसीक्यूज किया जाता है कि वो जो बॉब है, अगर मैं प्लास्टिक का हटाकर वहां पर सिल्वर का बॉब लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा सिंपल पेंडुलम पर। तो बच्चों बॉब जो भी लगाए, सिंपल पेंडुलम हमेशा मास के साथ इंडिपेंडेंट होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो
इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, भले सिल्वर का लगा दे, लोहे का लगा ले, कोई सा भी लगा ले, पेंडुलम बॉब लगा ले, लेकिन उसके मास के हिसाब से वो चीज नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है मास के साथ। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि सच में जो सिंपल जो आपका हुक्स लॉ है वो सच में मास स्प्रिंग जो सिस्टम है वो सच में आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। अब बच्चों इसके अंदर हम देख लेते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आपका जो मैं अगर बात करूं टाइम पीरियड की बात करती हूँ कि भाई टाइम पीरियड क्या है, याद रखिएगा टाइम पीरियड टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जो टाइम लगता है आपको कंप्लीट करने में कोई भी वन रेवोल्यूशन, उसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूं टाइम टेकिंग टू कंप्लीट करना वन रेवोल्यूशन को, उसे आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, 2 पाई क्या होगा ओमेगा। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं डेरिवेशन करवाऊंगी तो करवा देती हूँ, आपको प्रूव हो जाए बात सारी, सही है ना, बात प्रूव हो जाए, और क्या चाहिए। तो चले प्रूव भी आपको करवा देती हूँ, चले कोई बात नहीं, प्रूव भी कर लेते हैं, यहाँ पर खड़े खड़े प्रूव भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा मैं प्रूफ कैसे करवाती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर अब तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला है उसे मैं यहाँ पर रिलेट करवाती हूँ, जो बराबर होता है a इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। और उसके बाद हमारा हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का माइनस के एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो इसके साथ हम रिलेट करवाते हैं इसको। तो देखिए कंबाइन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 को इसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। तो चले देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा के एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखिए एक्स और एक्स दोनों कॉमन है तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है, हो जाएगा माइनस, क्या कर दिया हमने, माइनस एक्स के एक्स अपॉन एम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, एम के बराबर हो गया। तो यहाँ पर बचेगा माइनस के और क्या बचेगा, एम बच जाएगा यहाँ पर, सही है। अब जो किसी भी चीज के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो हम इन दोनों टर्म्स के ऊपर रेडिकल लगा देते हैं, तो ये हो गया के अपॉन एम, क्या हो जाएगा यहाँ पर के अपॉन एल एम हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिलता है, ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन एम होता है। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, 2 पाई हो जाता है और यहाँ पर ओमेगा हो जाता है के अपॉन एम। अब जो कोई भी चीज डोमिनेटर में नोमिनेटर के अंदर जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है, T इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, तो m अपॉन के, दिस इज अ फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑन द हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इट इज अ रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। देखिए फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, वन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अगर कंप्लीट हो जाए 1 सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, जैसी चीजें आपको पता होगी। और टाइम का यूनिट बच्चों क्या होता है, सेकंड होता है, चलिए लिख देते हैं ये भी यहाँ पर। और एक्सेलरेशन का बच्चों होता है हर्ट्ज होता है, साइकिल्स, ये सारे फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, हमारे पास यूनिट्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को आप अरेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी 2 पाई के और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास के अपॉन एम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन द टाइम पीरियड। अब ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइम पीरियड के सिंपल पेंडुलम के लिए, तो वो हम डेरिवेशंस के साथ अभी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें देखते हैं फॉर्मूलाज को ऑन दिस कंडीशंस। सिंपल पेंडुलम होता क्या है बच्चों, यहाँ पर आपने देखना है, कोई भी आप लोग को क्या, यहाँ पर आप लोगों के पास एक सपोर्ट होती है, क्या होती है सपोर्ट, जैसे कि आप लोगों के सर के ऊपर क्या है, दीवार है, दीवार आपको क्या कर रही है, सन की रोशनी से बचा रही है, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। वरना अगर आपके सर के ऊपर दीवार ना हो तो आपके ऊपर धूप लगे, आपको धूप लगे तो दीवार आपको धूप से बचा रही है, सर्दी से बचा रही है, प्रोटेक्ट करके रख रही है। ऐसे ही बच्चों सिंपल पेंडुलम के अंदर एक कोई भी हम सपोर्ट होती है और उस सपोर्ट के साथ बच्चों हम किसी भी जो स्ट्रिंग होता है उसको क्या करवाते हैं बच्चों, कनेक्ट करवाते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रिंग होता है।
और बच्चों जो आप स्ट्रिंग उस सपोर्ट के साथ अटैच करवा रहे हैं वो आपका बच्चों वेटलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेटलेस। वेटलेस का मतलब है उसका मास कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ना होने के बराबर होना चाहिए। ये जो नीचे इसकी बोब लगी हुई है, सिंपल पेंडुलम की जो बोब लगी हुई है, सही है ना, इसके बच्चों क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। और आपका ये जो स्ट्रिंग होना चाहिए ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए आपका स्ट्रिंग। ये शर्तें आपने क्या करनी है बच्चों? याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये चीजें। तो बच्चों याद रखिएगा, सिंपल जो पेंडुलम होता है उसके अंदर पहले हम एक सपोर्ट लगाते हैं, फिर उस सपोर्ट के साथ हम एक स्ट्रिंग को कनेक्ट करवाते हैं। वो एक वेटलेस होना चाहिए, इसका मास नहीं होना चाहिए, और बच्चों ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए आपका सिंपल पेंडुलम का, ताकि ये बोब के मास जो है स्ट्रिंग का वो ना होने के बराबर हो। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम की पहले डेफिनेशन, फिर हम आगे आप लोगों को और इसको पढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, आपको जो याद रखिएगा, जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है, जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है बच्चों, वो क्या करता है बच्चों? कंसेक्स करता है। क्या करता है बच्चों? कंसेक्स करता है कि आपका जो स्प्रिंग है वो क्या होना चाहिए बच्चों? वेटलेस होना चाहिए, उसका मास नहीं होना चाहिए जो स्ट्रिंग है। उसके बाद बच्चों वो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। और बच्चों जो वहां पर बच्चों इनएक्सटेंसिबल है, वेटलेस है, और वो बच्चों कनेक्ट हो कि किसी भी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ, यहाँ कोई भी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ वो कनेक्ट हो। बच्चों आपका जो स्ट्रिंग है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं कि वो वेटलेस हो, कनेक्ट हो फिक्स्ड सपोर्ट के साथ। और बच्चों जो उसका मास है, बॉडी मास है, वो उसको, और एक उसका क्या है बच्चों? बॉडी मास है। इसको हम शो करते हैं किसके साथ? एम के साथ, जो बोब है, जो क्या है बच्चों? बोब है। क्लियर है माय स्टूडेंट? ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है बच्चों। सिंपल पेंडुलम आप लोगों के पास वो होता है जिसका जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, और बच्चों कनेक्ट होना चाहिए एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ। किसके साथ? फिक्स्ड सपोर्ट के साथ। और जो बॉडी मास है एम हो उस बोब का। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब बच्चों याद रखिएगा मेरी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बच्चों यहाँ पर आपने गौर करना है कि नीचे इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी इस बॉब के अंदर। वो जो बॉब के ऊपर फोर्स होगी वो क्या लग रही होगी? डाउनवर्ड एक फोर्स लगती है, जिसे आप कहते हैं वेट की फोर्स लगते हैं। अब मैंने आपको एक टॉपिक यानी कि वेक्टर को तोड़ देना उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों आप वेट को भी तोड़ देते हैं उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर। जैसे कि आप लोगों के पास डब्ल्यू एक्स cos थीटा हो गया, क्या हो गया? एक्स कंपोनेंट हो गया आपका, और आपका जो वेट होता है उसका एक क्या होता है? वाई कंपोनेंट होता है। दो कंपोनेंट होते हैं किसके बच्चे? वेट के। और ऊपर बच्चों एक फोर्स लग रही होती है इस जो स्प्रिंग के ऊपर, उसको आप बच्चों कहते हैं टेंशन फोर्स, जो कि क्या लग रही होती है? उस स्प्रिंग के ऊपर लग रही होती है। और बच्चों यहाँ पर आपने गौर करना है, ये चीज जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये चीज तो हमने क्लियर कर ली है। अब बच्चों ऊपर की तरफ जो स्प्रिंग में लगती है ना फोर्स, उसको सिंपलीफाई बच्चों आप कहते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स, जो स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींचती है, और नीचे जो फोर्स खींचती है डाउनवर्ड, उसको बच्चों आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ वेट। और वेट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? और यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जो सिंपल पेंडुलम है उसकी क्या होगी बच्चों? लेंथ होगी। और सिंपल पेंडुलम बच्चों मूव करता है टू एंड फ्रो बच्चों क्या करेगा? इस तरीके से मूव करेगा। अब याद रखिएगा, जो सिंपल पेंडुलम को 3 फोर्स क्या करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सिंपल पेंडुलम को आपकी जो 3 फोर्सेस है वो क्या करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब कौन सी 3 फोर्सेस है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पर देखिए 3 फोर्सेस are provide the support of बच्चों सिंपल पेंडुलम के ऊपर। जो फर्स्ट आप लोगों के पास है बच्चों वो है टेंशन फोर्स। क्या है? टेंशन फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ स्प्रिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और सेकेंड जो स्प्रिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है वो एक्स कंपोनेंट है। वेट पैरेलल कंपोनेंट क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है? वी एक्स cos थीटा
थीटा ये आप लोगों के पास क्या है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेट। और थर्ड जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो है आप लोगों के पास वेट का वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। ये भी क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट। ये तीनों जो कंपोनेंट है ये सिंपल पेंडुलम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज बच्चों हमने याद रखनी है। एक्स कंपोनेंट सिंपल पेंडुलम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वाई कंपोनेंट और टेंशन की फोर्स जो कि स्प्रिंग को ऊपर लेकर जा रही है। तो ये तीन फोर्सेस ऐसी होती हैं जो सिंपल पेंडुलम को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बच्चों याद रखिएगा, आपसे सवाल किया जा सकता है कि आपका सिंपल पेंडुलम को ऊपर तो ये खींच रही है, नीचे ये खींच रही है, तो ये बच्चों कैसे टू एंड फ्रो, यानी कि पेंडुलम को यहाँ पर ले आए एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर और यहाँ पर बच्चों हम इस पेंडुलम को ले आए दोबारा जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को ले आए। तो बच्चों को कौन सी फोर्स है जो सिंपल पेंडुलम को टू एंड फ्रो मूव करवाती है? तो बच्चों जो सिंपल पेंडुलम को टू एंड फ्रो मूव करवाती है वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है। और कौन टू एंड फ्रो मूव करवाता है? वो है वेट का वाई कंपोनेंट। क्या है? वेट का वाई कंपोनेंट, जो कि उसे टू एंड फ्रो क्या करवाता है, मूव करवाता है। तो बच्चों मूव कौन करवाता है? एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि प्रोवाइड करता है, इसे मूव करवाता है टू एंड फ्रो। क्या करवाता है? टू एंड फ्रो क्या करवाता है? मूव करवाता है वाई कंपोनेंट ऑफ वेट। कौन सा? वाई कंपोनेंट। किसका वाई कंपोनेंट आप बोलेंगे? मैम वेट का वाई कंपोनेंट। तो बच्चों वेट का वाई कंपोनेंट और जो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स है उस वो ही आपकी क्या होती है? नेट फोर्स होती है। क्या होती है? नेट फोर्स होती है। ये बराबर रखनी है आपने। और नेट फोर्स बराबर होगी बच्चों वेट के वाई कंपोनेंट के बराबर होती है। क्लियर है ना? अब देखिए मैंने आपको बोला था मैकेनिक्स का सेकंड फॉर्मूला मैकेनिक्स के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू अदा करता है। इस मैकेनिक्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम हजारों फॉर्मूलों को कैलकुलेट करते हैं। जितने भी चैप्टर गुजरे हैं, हमारा 11वां चैप्टर चल रहा है, उसमें भी हम हमारा मैकेनिक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर हम बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। यहाँ पर देखिएगा ये बराबर होता है S इक्वल टू M है और वेट का कंपोनेंट बराबर होता है mg ओवर y। क्लियर है ना? तो बच्चों m से m क्या हो गया? यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर कैंसिल आउट टू कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर F इज इक्वल टू, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। अब माइनस ए एक्स होगी, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका AGY हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AGY हो जाएगा। यहाँ y की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। और बच्चों आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो हमेशा हम जो सिमाल एंगल होता है उसके बराबर होता है। सिमाल जो साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है आपके एंगल के। साइन थीटा किसके बराबर होगा? हम सिमाल एंगल पर सिंपल पेंडुलम को रोटेट करवाते हैं। अगर बच्चों सिमाल एंगल पर ना करवाएं तो आपका ये मोशन तब्दील हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही होगा। इसके लिए आपका सिमाल एंगल होना चाहिए और साइन थीटा और जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देखें ये आपको कोई प्रूव नहीं करवाता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अब देखें बच्चों, एक तरफ मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखती हूँ और दूसरी तरफ मैं थीटा की वैल्यू लिखती हूँ। अब देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 0.0174 के। ऐसे ही बच्चों जो साइन थीटा जो आपका 1 डिग्री है वो बराबर है 0.0174 के। लेकिन बच्चों जो आपका थीटा है वो भी 1 डिग्री बराबर होता है 0.0174 के। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो बच्चों आपका साइन थीटा 2 होता है, साइन थीटा आपका जो 2 होता है वो बराबर होता है 0.0374 के। और बच्चों इस तरीके से अगर आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका जो 2 डिग्री होगा, जो आपका 2 डिग्री होगा वो भी बराबर होता है 0.0374 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर हम साइन 5 को देखें तो वो बराबर होता है 0.087 के। अगर बच्चों और आपका जो 5 डिग्री है अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दें इस वैल्यू को तो आपकी बच्चों हो जाएगी 0.087 हो जाए। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। या ये समझ लें कि साइन थीटा हमारा सिंपल पेंडुलम के किसके बराबर होता है? जो आपका थीटा होता है एंगल उसके बराबर होता है। अगर बच्चों साइन की वैल्यू 1 होगी तो आपका 0.014 अगर और 1 डिग्री भी कितना होगा? 0.0। इस तरीके से बच्चों कहते हैं कि सिमाल एंगल पर साइन थीटा और जो थीटा है वो सिमाल होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा? सिंपल पेंडुलम। देखिए दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। इसकी वैल्यू भी क्या
क्या है, सेम है। इस वजह से हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम के अंदर आपका स्मॉल एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल एंगल होना चाहिए। ये दैट इज अ डिफरेंट। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब बच्चों यहाँ पर आपने थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमने फर्स्ट में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें फॉर्मूला ड्राइव किया था -x/ओमेगा²। फिर स्प्रिंग में भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया kx/ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला हमने क्या किया, ड्राइव किया था। लेकिन बच्चों ये वाला स्प्रिंग वाले से हमारा कोई बच्चों अब लेना देना नहीं है। हम ये वाले फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करेंगे कि जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। सॉरी बच्चों, वो आपका k हो जाएगा बच्चों, kx/m फॉर्मूला है स्प्रिंग का। ये चीज आपने याद रखनी है, पर इसका कोई काम नहीं। आपको प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम भी आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये चीज आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी होती है। अब देखिए मैंने आपको इस वजह से सर्कुलर मोशन बहुत बार पढ़ाया है, तो जरा आपको रिवाइज भी होगा कि आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब भी एक बॉडी P1 मूव करती है कोई भी पॉइंट P2 के हो, तो वहां पर एक एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है Q/R। क्या होता है, एंगल बराबर होता है S/R के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ऐसे बच्चों सिंपल पेंडुलम के अंदर भी है, जो आपकी साइन की वैल्यू है उसकी जगह भी कोई फॉर्मूला होगा। इस तरीके से बच्चों आपका सिंपल पेंडुलम क्या करता है, एक फिक्स सपोर्ट के अंदर टू एंड फ्रो बॉब क्या करता है, आपका इस तरीके से मूव करता है। तो इसका भी हम ले सकते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन सर्कुलर मोशन के साथ भी है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी आर्क लेंथ है, ऐसे आर्क लेंथ, वो यहाँ पर बच्चों क्या है, x है। और यहाँ पर जो आपका सिंपल पेंडुलम है, जो आपका रेडियस है किसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, वो आपकी क्या है बच्चों, लेंथ है। तो यहाँ पर आपको एंगल का फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, x/l। ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पर बच्चों ये आपको कोई नहीं बताता, तो यहाँ पर बच्चों एंगल इस वजह से हम लिखते हैं x/l। क्या लिखते हैं हम, x/l लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर जरा देखते जाए आप लोग, क्या लिखते हैं हम, x/l। देखें यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हमने, x/l लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों देखना है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं F = -AG। यहाँ पर हम लिख रहे हैं x/l। क्या लिख रहे हैं, x/l लिख रहे हैं। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है, mg/y। और यहाँ एंगल की वैल्यू पुट कर ली हम लोगों ने। ये किसकी वैल्यू पुट कर ली, एंगल की वैल्यू पुट कर ली है। अब बच्चों इस तरीके से हमारा F = हो जाएगा ये -G/l। Gx/ क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा L हो जाएगा। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये बच्चों आप लोगों के पास फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का। लेकिन बच्चों हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। इसके लिए टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमने क्या करना है, इस तरीके से ड्राइव करना है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो दोनों फैक्टर है आपकी G और आपके L, ये दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं हो सकते। ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर भी आपका बच्चों, यहाँ पर भी आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये सारे क्या है आपके एक्सेलरेशन, ये फोर्स नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि हम फॉर्मूला किसका ड्राइव कर रहे हैं बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सारा किसके लिए है बच्चों, आपकी एक्सेलरेशन के लिए है। ये चीज याद रखनी है। तो बच्चों आपकी फोर्स जो है वो, ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट हो गए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बच्चों नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हमने ड्राइव कर दिया कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो भी एक तरह का आप लोगों के पास क्या है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बच्चों इस तरीके से हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं। अब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइम पीरियड क्या होता है। What about the time period? What is the concept of the time period? The number of time taken to complete a one revolution, या आप ऐसे भी क्या कह सकते हैं, time taken to complete one vibration। आप ऐसे भी कह सकते हैं time taken to complete a revolution oscillation। उसको भी सिंप्लीफाई आप बोलते हैं टाइम पीरियड। अब जो टाइम पीरियड जो होता है वो बराबर होता है 2π/ω के। ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होगी, क्या होगी ओमेगा की वैल्यू। ये चीज आपने देखनी है। तो बच्चों आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन बराबर होती है -x/ω²। और सिंपल पेंडुलम के अंदर, जो आपका सिंपल पेंडुलम है, इसके अंदर जो आपकी एक्सेलरेशन बराबर होती है वो बराबर होती है -Gx/L के बराबर होती है। तो बच्चों कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड कंपेयर द इक्वेशन नंबर 2। सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा, -x/ω² -Gx/L।
तो ये चीज आपने याद रखनी है। एक्स से एक्स क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। बाकी बचा आप लोगों के पास बचो ओमेगा, क्योंकि स्क्वायर बचा तो माइनस जी एक्स अपॉन एल बच गया आप लोगों के पास, माइनस जी अपॉन एल। अब बच्चों याद रखिएगा, जब भी हम स्क्वायर खत्म करते हैं तो किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर हमें रेडिकल लगाना पड़ता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, जी अपॉन एल, क्या हो गई आप लोगों के पास, जी अपॉन एल वैल्यू हो गई आप लोगों के पास। तो ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है। वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो गई, जी अपॉन एल वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पर गौर से आपने देखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखना है कि वैल्यू क्या हो गई है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जी अपॉन एल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा का फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पर इजीली टाइम पीरियड में पुट कर सकते हैं, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी है, जी अपॉन एल है। ये बच्चों डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो नोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई हो जाएगा और रेडिकल हो जाएगा एल अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है। अब ऐसे ही बच्चों फ्रीक्वेंसी का निकाल लेते हैं। बच्चों आपको पता है फ्रीक्वेंसी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फिजिकल टू 1/2 पाई हो जाएगा। उल्टी कर दे वैल्यू को तो जी अपॉन एन। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों ये थी आज के सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो फ्री ऑसिलेशन है। लेकिन मैंने आपको ऑसिलेशन पढ़ाया हुआ है, वन टाइम अगेन रिपीट करेंगे क्योंकि टॉपिक फिर ही क्लियर होगा। ऑसिलेशन वो होता है, एक ऐसा प्राडिक मोशन होता है जो कि रिपीट होता है, जो कि बार बार रिपीट होता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मूव करे, अपने मोशन को बार बार रिपीट करे, उसको हम सिंप्लीफाई कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे कि बर्ड फ्लैपिंग विंग्स, परिंदे जो होते हैं वो अपने जो पर होते हैं उन्हें बार बार, ऐसे बच्चों जब वो फ्लाई करते हैं तो अपने पर को बार बार फ्लैप करते हैं, तो वो भी अपने मोशन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो सन जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है 365 डेज में। एंड देन हमारा एक चक्कर कंप्लीट होता है, फिर हमारा ईयर आता है, यानी कि न्यू ईयर आ जाता है। जैसे कि 2024 गुजरा क्योंकि अर्थ ने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया 365 डेज में, ऐसे ही 1 ईयर टू कंप्लीट। फिर 2025 गुजरा, अब आया 2026 में खत्म हो जाएगा जब अर्थ अपना चक्कर सन के गिर्द एक कंप्लीट कर देगा 365 डेज में। तो इस तरीके से जो यानी कि अपने मोशन को बार बार रिपीट करे, रिपीटेशन करे, जैसे कि एक क्लॉक होती है वो भी 24 आवर के बाद अपने चक्कर को कंप्लीट कर लेती है। तो ये सारी एग्जांपल जो कि रिपीटेशन में हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्री ऑसिलेशन क्या होती है। बहुत आसान है, ये एक आइडियल कंडीशन होती है, ख्याली कंडीशन होती है। इसके अंदर जो पार्टिकल का मोशन होता है, मूव करते हैं वो इज नॉट अंडर ऑफ एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। उनके अंडर में जब वो मूव कर रहे होते तो कोई रुकावट नहीं होती, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होती। इट इज अ मोशन, ये एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पार्टिकल जो है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है पार्टिकल की, वो कांस्टेंट उसका क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड सेम हो जाता है। जब उसका एनर्जी और पीरियड भी सारे क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाते हैं। देखिए एक बार और समझा रही हूँ कि फ्री ऑसिलेशन एक ऐसी ख्याली कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी कोई एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो नहीं होती, और आपका जो मोशन होता है उसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी पार्टिकल की, उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, और उसकी एनर्जी एम्पलीट्यूड का मतलब है फासला। जैसे कि कोई चीज इतने एम्पलीट्यूड पर है, दूसरी चीज इतने एम्पलीट्यूड है, इस तरीके से फासला कहते हैं, इस तरीके वाला। अब हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं, फिर एक बार और हम कंडीशन को समझ लेते हैं। देखें आइडियल कंडीशन के अंदर क्योंकि हमारी जो रियलिटी होती है, जितनी भी हमारी रिपीटेड मोशन होते हैं, ऑसिलेशन होती है, रिपीटेड मोशन की, ऑब्जेक्ट्स की, वो इंटरेक्शन करती है कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन के साथ, जब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है पेंडुलम।
क्या आती है, पेंडुलम। अब पेंडुलम का मोशन क्या होता है, एक बॉब होता है, एक स्ट्रिंग लगा होता है, स्ट्रिंग होता है और एक सपोर्ट होती है और नीचे एक बॉब लगा होता है, तो वो टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है। तो पेंडुलम को देखें, पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ मोशन करता है जब उसके अंदर हम वैक्यूम को प्लेस कर दें। उसके बाद है हमारे पास एयर ब्लून अक्रॉस अ बोतल। अगर एयर बलून को हम किसी भी, अगर हमारे पास एक बोतल है, उस बोतल के ऊपर कोई भी हम बलून्स को रख देते हैं, ये जो हमारे गुब्बारे हैं, कोई भी गुब्बारा उसके ऊपर ये वैक्यूम भी रख लेते हैं, यानी कि कोई मीडियम नहीं रखते, तो ये भी इसकी एग्जांपल बन सकता है, जिसे हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। क्लियर है। उसमें क्या होता है, आपका जो एयर बलून होता है वो जेंटली माउथ ऑफ द बोतल, जो बोतल का जो मुंह होता है, माउथ होता है, वहां पर और रख देते हैं। उसके बाद है आप लोगों के पास फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन भी बहुत आसान है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर आपकी जो एक्सटर्नल प्राटिक मोशन का मतलब रिपीटेड मोशन के अंदर हमारा प्राटिक, उसके ऊपर फोर्स है, रिपीटेड फोर्स आ रही है वहां पर, उसके अंदर कंटिन्यूअसली, यानी कि कंटिन्यूस का मतलब होता है रिपीटेड टू रिपीटेड मोशन हो रहा है, प्राटिक फोर्स लग रही है, कोई भी कंटिन्यूसली वहां पर ड्राइव की जा रही है, लगाई जा रही है। उसके बाद अनलाइक जो फ्री ऑसिलेशन है सिस्टम की, वो वाइब्रेट करे, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो जो फोर्स ऑसिलेशन इन सिस्टम है, ऑसिलेट करे बच्चों फ्रीक्वेंसी जब हम उसे अप्लाई करें। देखिए बहुत आसान है, आप लोगों को डेफिनेशन से थोड़ा क्लियर हुआ होगा। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पर ले लें वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म की, बहुत आसान है। अगर मेरे पाँव के पास एक प्लेटफॉर्म हो, सही है, अब उस प्लेटफॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो मुझे क्या करवाएगी, इस तरीके से मेरी जो यहाँ पर लेग्स हैं वो रोटेट करेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म रोटेट करेगी, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मेरी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ, वो मुझसे जो करवाना चाहेगी करवा सकती है, रोटेट करवा सकती है, ऐसे मतलब कि वाइब्रेट करवा सकती है। यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं लग रही, उसकी प्लेटफॉर्म की फ्रीक्वेंसी लग रही है, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी पीपुल की, किसी भी पर्सन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करे। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मैं वहां पर खड़ी हूँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो डिपेंड कर रही है, बराबर नहीं हो रही, बराबर होंगी रेजोनेंस के अंदर, तूफान के अंदर होगी। तो याद रखिएगा, इसमें हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं होती, वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमें रोटेट करवाएगी। ऐसे जैसे कि हम मशीन होती है जैसे वॉक करने वाली, उसके ऊपर इस तरीके से वॉक करते हैं, तो इस तरीके से हम घूम रहे होते हैं, वो हमें वॉक करवा रही होती है। तो इस वजह से हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो हमारे लेग्स होती है उन्हें रोटेट करवाती रहती है। उसके बाद है वाइब्रेटिंग पेंडुलम। एक पेंडुलम टू एंड फ्रो क्या करता है, वाइब्रेट। अभी टॉपिक आने वाला है, सिंगल लास्ट टॉपिक, उसके अंदर ये देखेंगे। उसके बाद हमारा स्विंग। अब एक पर्सन है जो कि अपने बच्चे को किसी झूला, घर में झूले लगे होते हैं, एक पर्सन है, कोई भी आदमी है, वो अपने बच्चे को झूला दे रहा है, इस तरीके से ऐसे रोटेट करवा रहा है, उसका बच्चा बैठा हुआ है, वो इस तरीके से बच्चों से क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा। अब ये उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कि उस झूले को कितना वो रोटेट करवाता है, कितना स्विंग करवाता है। तो ये भी बच्चों आप लोगों के एग्जाम्पल है किसकी, हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन की। उसके बाद है रेजोनेंस। अब बच्चों रेजोनेंस क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी जो ऑसिलेशन होती है वो बराबर मैक्सिमम हो जाती है, अपने जो इंतकाम में वहां पर पहुंच जाती है, सब्जेक्टेड होता है, और एक्सटर्नल जो प्राटिक फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल प्राटिक फोर्स जो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है सिस्टम की, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों सेम हो जाती है। मैंने बोला था ना, यहाँ पर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और यहाँ पर बच्चों आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाएगी। इस तूफान को हम कहते हैं रेजोनेंस, इसको कहते हैं रेजोनेंस। उसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस के अंदर आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वो जो सिस्टम में होती है वो मोस्ट एफिशिएंट होती है, लीडिंग टू द लार्ज ऑसिलेशन में, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास विद साउंड। बच्चों एक कोई भी सिंगर होगी, अगर मैं शो करवा पाई तो आपको एक पिक्चर या वीडियो शो करवा दूंगी। बच्चों एक सिंगर होती है, वो गिलास के पास अपना इस तरीके से सिंग करती है,
करती है, फिर वो गिलास क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या होती है, रेजोनेंस होती है कि कोई भी अगर आप लोगों के पास गिलास है, कोई भी सिंगर होती है, वो गिलास में गाना गाती है, तो गिलास ऐसे करती है सबसे पहले, फिर गाना गाती है, फिर गिलास क्या हो जाता है, टूट जाता है। सही है, ब्रेकिंग ग्लास विथ साउंड। उसके बाद आपकी आती है रेजोनेंस, या एक आप लोगों के पास रेजोनेंस नैरो ब्रिज। अब बच्चों ये जो रेजोनेंस नैरो ब्रिज है, ये भी इसकी एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि बच्चों ये कोलैप्स करती है 1940 में एक विंड इंड्यूस काज ऑसिलेशन। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों, ये जो आपकी रेजोनेंस नैरो ब्रिज है ना, ये क्या हुआ था कि बच्चों 1940 में आपकी जो ब्रिज है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो हवा की फ्रीक्वेंसी थी वो मैच हो गई थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा तूफान क्रिएट हुआ था। इस वजह से, क्योंकि जब आपकी उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी हवा की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तब बच्चों आपकी क्या होती है, रेजोनेंस हो जाती है। सही है ना, कोई चीज खत्म हो जाती है। उसके बाद है बच्चों एमआरआई, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी इसकी एग्जाम, मेडिकल रेजोनिंग इमेजिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, ये एक मेडिकल टेक्निक होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रेजोनेंस में। एटॉमिक न्यूक्लियर इन जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्रोड्यूस करती है डिटेल्ड इमेज। क्या प्रोड्यूस करती है, एक डिटेल्ड इमेज को, जो कि बॉडी वहां पर क्या होती है, इंटीरियर बॉडी होती है। उसके बाद बच्चे आपकी आती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन एक ऐसी ऑसिलेशन होती है जहां पर आपका मैग्नीट्यूड है किसी भी बॉडी का, वो वाइब्रेट करे। जब बच्चों कोई भी बॉडी वाइब्रेट करे, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाए टाइम के साथ। जब भी कोई बॉडी बच्चों वाइब्रेट करे, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बच्चों, डिक्रीज हो जाए वक्त के साथ साथ। उसके बाद ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो एक्सटर्नल फोर्स हो कोई भी फ्रिक्शन की और हमारी रुकावट एयर रेजिस्टेंस, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी मशीन के अंदर बॉल डालते हैं, किसी भी मशीन है उसके अंदर बॉल डालते हैं इस तरीके से, अगर रेजिस्टेंस हो तो कभी रिजल्ट मुझे वहां मिलेगा बॉल फेंकने से, कभी रिजल्ट मुझे वहां पर मिलेगा, कभी रिजल्ट मुझे वहां पर मिलेगा, मुझे सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि रुकावट है। तो यहाँ पर देखें आपकी रुकावट आ गई, आपकी ऑसिलेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती गई, और एक्सटर्नल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस जो रुकावट है उसको सिंप्लीफाई ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। दोबारा समझे मैंने क्या बोला, जबकि आपकी ऑसिलेशन मैग्नीट्यूड ऑसिलेशन का टाइम के साथ चेंज हो जाए, उसके बाद जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शन वहां पर हो जाए एयर रेजिस्टेंस की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आपका मैग्नीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो जाए टाइम के साथ, उसे आप डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये होती क्यों है, दिस ऑकर ये इस वजह से होती है बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एनर्जी सिस्टम की लॉस हो जाती है और हीट और डिसिपेटेड फोर्सेस की वजह से आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। क्लियर है? इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बॉडी कनेक्टेड विथ वर्टिकल स्प्रिंग डैम्प्ड एयर। अगर हम किसी बॉडी को कनेक्ट करते हैं किसी भी वर्टिकल स्प्रिंग डैम्प्ड एयर के साथ, तो वो एग्जांपल हो जाएगी आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। क्लियर है? उसके बाद बच्चों देखिए शॉक, यहाँ पर स्टूडेंट देखें, एक आपके पास है शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पर बच्चों आपका क्या होगा, एक आप लोगों की शॉक एब्जॉर्बर बच्चों, आपको पता है जब आपका कोई जो आप किसी रोड के ऊपर गुजर रहे होते हैं तो आपको जो पत्थर होते हैं रोड के ऊपर, जो गंदे गंदे रास्ते होते हैं, उसके अंदर जैसे ही आप गुजरते हैं तो जो गाड़ी के अंदर आप जिसको भी किराए की गाड़ी है या आप आप अपनी गाड़ी के ऊपर किसी किराए वाले पर्सन को लेकर जा रहे हैं तो आपको खड्डों का सामना करना पड़ेगा। फिर पर्सन को ज्यादातर डिफिकल्टी ना हो, जो किराए वाला पर्सन गाड़ी के अंदर बैठा है, तो इसके लिए गाड़ी के अंदर लगाए जाते हैं शॉक एब्जॉर्बर, ताकि आपको जंप का इतना पता ना लग सके। इस वजह से गाड़ी के अंदर, कार के अंदर आपके शॉक एब्जॉर्बर, जैसे ही आपको झटका, थोड़ा सा आपको झटका लगेगा गाड़ी के अंदर जंप आने की वजह से, क्योंकि गाड़ी में क्या लगे होते हैं आपके शॉक एब्जॉर्बर। इस तरीके से बच्चों स्प्रिंग लगा होता है और नीचे आपका क्या लगा होता है, टायर लगा होता है। क्या लगा होता है? इस तरीके से टायर लगा होता है। ये चीज हमें याद रखनी। अब बच्चों हम गाड़ी के अंदर क्या डालते हैं, शॉक एब्जॉर्बर के अंदर जो आपकी ब्रेक होती है या कोई भी शॉक एब्जॉर्बर आप कह लें, उसमें बच्चों ऑयल होता है, एक पिस्टन होती है, एक होल होता है, वहां पर ऑयल होता है। तो बच्चों ऑयल इस तरीके से हम इसके अंदर डालते हैं, ये इस तरीके से ऑयल को बच्चों इसके अंदर हम डालते हैं, ये आप देख सकते हैं।
ऑयल को डालते हैं तो बच्चों ये फ्रिक्शन को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, रुकावट रेजिस्टेंस को क्या करता है, विस्कोसिटी को क्रिएट कर देता है। ये मैंने सारे टर्म पढ़ाए हुए हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर इट इज अ बेस्ट एग्जांपल, ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपकी डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की। इसके ऊपर ज्यादा पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम था हमारे पास फ्री ऑसिलेशन, और था आप लोगों के पास फोर्स ऑसिलेशन, और है आप लोगों के पास डैम्प्ड ऑसिलेशन।